हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे थे आतंकवाद, और आतंकवाद में आज का हमारा टॉपिक है आतंकवादी कार्रवाई के लक्ष्य। टेररिस्ट एक्टिविटीज के टारगेट्स क्या होते हैं। अगर टेररिस्ट को अपन समझें या यूं कहें टेररिज्म को अगर अपन देखें तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, इनका एक स्पेशल टारगेट होता है जिससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में दहशत का माहौल हो जाए, विभिन्न संस्थाओं पर हमला करना। जैसे प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, भारत की संसद पर हमला किया गया, ताज होटल मुंबई हमला, मुंबई बम ब्लास्ट 93, जयपुर बम धमाके, ये सारी वो गतिविधियां हैं जिससे कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल हो। ये विभिन्न संस्थाओं को टारगेट करते हैं। उससे क्या रहेगा कि एक दहशत, जैसे सीआरपीएफ है, इसरो है, डीआरडीओ है, अपने बहुत सारे जैसे ताज होटल है, मुंबई है, तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जिन पर ये लोग टारगेट करना चाहते हैं। इनका एक मकसद है, यानी कि कुछ ही कार्य कर ज्यादा क्रेडिट इनको मिले, या यूं कहें कि भय का जो माहौल है वो ज्यादा फैले, या यूं कहें दहशत बहुत ज्यादा हो जाए, जिससे इनके जो लक्ष्य हैं, एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव बनता है वो बहुत आसानी से बना रहे और ये अपने लाभ को प्राप्त कर सकें, या जो अचीवमेंट इनको चाहिए वो इनको प्राप्त होता रहे। फिर आतंक और हिंसा में बढ़ चढ़कर जिम्मेवारी लेते हैं। इसमें अगर हम देखें तो आप जानते हैं बहुत सारे आतंकवादी गुट के नाम मैंने आपको बताए हैं। तालिबान है, लश्कर-ए-तैयबा है, जैश-ए-मोहम्मद है और बहुत सारे हैं। ये सब आतंकवादी ग्रुप का मेन एजेंडा क्या है कि कहीं भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो वो अपना इन्वॉल्वमेंट इतना जबरदस्त तरीके से दिखाना चाहते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, वीडियो रिलीज करते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी देखा गया है कि फोन टेप किए जाते हैं, फोन कॉल पर जिम्मेवारी ली जाती है कि हम ऐसा कर रहे हैं। इनका फायदा क्या होता है कि कहीं भी कोई हिंसक घटना, आतंकी घटना होने के बाद यदि ये उसकी जिम्मेवारी लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनको ज्यादा क्रेडिट मिलता है, विदेशी मुद्रा का लाभ मिलता है, विदेशों से सहयोग मिलता है, आतंकी संगठनों का साथ इनको मिलता है और आतंकी एक दुनिया में इनको क्रेडिट मिलता है, एक लिबर्टी क्रेडिट मिलता है और एक आगे बढ़ने का अवसर इनको मिल जाता है। सारा खेल ये वास्तव में पैसे का ही है। यदि किसी आतंकवादी गुट ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है तो उस आतंकवादी गुट की वैल्यू आतंकवाद की दुनिया में ज्यादा बड़ी हो जाती है, उनको विदेशी फंड ज्यादा मिलने लगता है। इसीलिए ये आतंक और हिंसा में बढ़ चढ़कर जिम्मेवारी लेने की बात करते हैं। जब ये कोई घटना पूरी कर देते हैं उसके बाद उस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। सत्ता में लाभ प्राप्त करना, हमने देखा था टेरर का सीधा अर्थ क्या था, भय व्याप्त करना, भय व्याप्त करना। अगर हम कंधार हाईजैक को देखें, कंधार हाईजैक, प्लेन हाईजैक या विमान अपहरण। कंधार आप जानते हैं भारत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारत का एक प्लेन आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था, अपहरण कर लिया था और फिर वो कंधार ले गए थे। बाद में भारत ने कई आतंकवादियों को छोड़कर इसे वापस अपने यात्रियों को सुरक्षित लिया था। तो यहां से एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश रहती है सरकार पर हमेशा कि किसी भी प्रकार से सत्ता से कोई भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसमें सरकार पर ब्लैकमेलिंग देख लीजिए आप, या यूं कहें सरकार से अपने वादे पूरे करवाना, या यूं कहें सत्ता से ऐसे कार्य करवाना जो सत्ता क्या कर दे, मजबूर हो जाए करने के लिए। जैसे कई बार प्लेन हाईजैक को हमने देखा है, कई बार बस हाईजैक को हमने देखा है, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी देखी है आतंकवाद से जिससे कहीं ना कहीं सत्ता को डराया जाता है। इंडियन जो मूवीज होती हैं टेररिस्ट बेस्ड, उनमें ये स्पष्ट दिखाया जाता है कि कैसे टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाले लोग स्कूल को हाईजैक कर लेते हैं, बस प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं
और फिर वो बार्गेनिंग करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी ये मांगे पूरी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें सत्ता से लाभ प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, किसी न किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को प्रदर्शित करते हैं। इसका सबसे मुख्य कारण क्या है कि हर हाल में हमें लाभ मिलना चाहिए। यहाँ से लक्ष्य की कार्रवाई के हम कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि संस्थाओं को इसलिए टारगेट किया जाता है ताकि कम काम में ज्यादा उनको नाम मिले। आतंक हिंसा में बढ़कर जिम्मेवारी लेने का कारण क्या है? ताकि आतंकवादी दुनिया में उनका नाम क्या हो, ज्यादा, उनको अंतरराष्ट्रीय धरातल पर पैसा क्या मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा जिम्मेवारी लेने से। सत्ता से लाभ प्राप्त करना, स्टैंडिंग जो गवर्नमेंट है, तात्कालिक जो सरकार है, वो सारी मांगे उनकी पूरी कर देगी यदि उन पर प्रेशर आएगा तो। जैसे हमने बहुत सारी मूवीज देखी हैं, सत्ता से लाभ प्राप्त करने का एक उदाहरण हमने जमीन मूवी में देखा था, जिसमें हमारे प्लेन हाईजैक को छुड़ाने की घटना दिखाई गई है। तो कहीं ना कहीं देखें तो आतंकवादी की जो लक्ष्य हैं वो निम्नलिखित हैं। इसमें अगला बिंदु देखें तो आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व, यानी कि आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व कौन से? सीधा सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें है कर्म द्वारा प्रचार, प्रोपेगेंडा। हम जानते हैं कि कोई घटना छोटी सी हुई उसको बढ़ा चढ़ाकर हम हमारे घर में भी देखते हैं, समाज में भी देखते हैं और मीडिया में भी हमें देखने को मिलता है। किसी छोटी सी घटना को बहुत बड़ा इश्यू बना दिया जाता है और फिर उस पे टीआरपी का जैसे होता है, उसी तरीके से आतंकवाद भी ऐसा कार्य करते हैं कि छोटी सी घटना को मीडिया के सामने लाना, पत्र पत्रिकाओं के सामने लाना, आम जनता के सामने लाना, ताकि उससे उनका एजेंडा 10 गुना बढ़ जाए। काम छोटा सा किया है लेकिन उसका प्रचार प्रसार इतना जबरदस्त कर देना ताकि हर किसी के मन में उसकी दहशत हो जाए। तो कर्म के द्वारा प्रचार कर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है, इस प्रकार से प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है, इस प्रकार कि माहौल को तैयार किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति को लगे कि ये बहुत बड़ी घटना है, जबकि घटना बहुत सामान्य सी होती है। इसमें ये लोग मीडिया का सहारा लेते हैं। आतंकवादी ऑलरेडी ही चाहते हैं कि मीडिया कवरेज हमें मिले। वास्तव में आतंकवाद को अगर रोकना है तो मीडिया कवरेज रुक जानी चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, ये परफेक्ट उदाहरण यहाँ का नहीं है लेकिन जुड़ा हुआ मनोविज्ञान से ही है। कुछ रोज पहले आपने देखा होगा बाल काटने का सिस्टम था, बाल काट रहे थे और लड़कियों के बाल ये स्पेशली काटे जा रहे थे और बड़ी दहशत थी। मीडिया यानी कि नेशनल मीडिया, जो नेशनल न्यूज चैनल हैं, उन पर भी इसको कवरेज मिलने लग गया था। लोकल न्यूज चैनल तो थे ही थे, राजस्थान स्पेशली तो थे ही थे, बल्कि नेशनल न्यूज भी इसका एजेंडा बन गया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाकों में ये घटनाएं बहुत ज्यादातर पाई गई। आपने देखा होगा कि ये जो जिन लोगों के बाल कटे या जिन महिलाओं के बाल कटे वो अशिक्षित थी। वो क्या थी? अशिक्षित थी। अब यहां सीधा साइकोलॉजी इफेक्ट करती है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एग्जाम्पल उसमें मिला जिसमें शहरी महिला हो, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एजेंडा हो या ऐसा कोई एरिया रहा हो जिसमें शिक्षित महिला के साथ साथ ग्रामीण परिवेश की कोई पढ़ी लिखी महिला हो, नौकरी पैसे वाले एजुकेटेड महिला के साथ ऐसी घटना हुई हो। इसका मतलब क्या था? मीडिया कवरेज ने इस बात को बढ़ा दिया और फिर ये बात बढ़ती ही चली गई। जिस दिन मीडिया कवरेज रुका, बाल काटना भी क्या हो गया? रुक गया, क्योंकि अफवाहों को या ऐसे लोग या ऐसी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ लोगों में दहशत के लिए ही की जाती हैं। तो आतंकवाद भी अपना काम प्रचार इसीलिए कर रहा है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा मीडिया कवरेज मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में दहशत हो और फिर वो बढ़ते ही चली जाए। तो कर्म के द्वारा प्रचार भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि एक मीडिया कवरेज एक सामाजिक दबाव के कारण या समाज में बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए ऐसे काम किए जाते हैं। सामान्यतः समाज के वे लोग जो अशिक्षित हैं, समाज के वे लोग जो इन चीजों को जानते नहीं है, वो दबाव महसूस करते हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो ऐसी घटनाएं हो। वो सारी घटनाएं जो समाज में भय लाना चाहती हैं, ये इनके
प्रथम यू कहीं इफेक्ट वाले लोग हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आतंकवाद भी ऐसा ही करना चाहता है। दूसरा, अभित्रास, डराना और धमकाना। बहुत सारी घटनाएं, जैसे दुनिया में जिस चीज से भी भय होता है वह एक प्रकार से क्या है, आतंकवादी है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। अभित्रास, डराना धमकाना, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा। इस घटना या अभित्रास की घटनाएं हमने जम्मू कश्मीर में 1990 के दशक में हमने खूब देखी हैं। 90 के दशक में कश्मीरी पंडित की यदि हम बात करें, कश्मीरी पंडित की यदि हम बात करें तो बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को रातों रात जम्मू कश्मीर क्या करना पड़ गया, खाली करना पड़ गया। और जम्मू कश्मीर खाली इसलिए करना पड़ा क्योंकि वहां फतवा जारी किए गए, एक विशेष वर्ग ने धमकाया डराया और कश्मीरी पंडितों को रातों रात जम्मू कश्मीर छोड़कर वहां से आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं डराना धमकाना भी आतंकवाद का क्या है, एक हिस्सा है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी ऐसा ही होता है कि वहां की जो लोकल जनता है उसको वहां की जो लोकल जनता उनमें दहशत का माहौल है कि बाहरी लोग आप पे कब्जा कर लेंगे, कहीं ना कहीं मध्य भारत के लोग आपको डराएंगे। जम्मू कश्मीर में भी यही है कि बाहरी लोग यानी कि राजस्थान मध्य इंडिया वाले जो लोग अगर यहाँ आ गए तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप इन लोगों का क्या करो, विरोध करो और 370 आपके पास रहनी ही चाहिए। इसीलिए डराया धमकाया जा रहा है, आम स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। उकसाना, हाइपरटेंशन या यूं कहें एक प्रकार से हाइपर हो जाना, बहुत ज्यादा हाइपर करना। आपने देखा होगा बहुत सारे झगड़ों का कारण, घर में भी यदि झगड़ा होता है तो उसका कारण हाइपरनेस ही होती है। एक बात को बढ़ा चढ़ाकर अगर किसी को बताया जाएगा तो झगड़ा उसमें होना क्या है, लाजमी है। बात को यदि बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर दिया जाए तो उसमें झगड़ा होने के चांसेस नहीं होते। झगड़े होने के बाद किसी भी चीज में झगड़ा बहुत जबरदस्त हो गया, उसके बाद यदि हम बैठकर सोचें कि झगड़े का कारण क्या था तो वास्तव में उसमें कोई झगड़े का कारण होता ही नहीं है, बेवजह ही हम उसको इतना बड़ा कर देते हैं। तो आतंकवादी भी क्या चाहते हैं कि नव युवाओं को, आने वाली जो पीढ़ी है, पत्र पत्रिकाएं हैं, मीडिया है, इसमें इस प्रकार के संदेश देना चाहते हैं कि आम युवा उकसाए और ऐसे एक्टिविटीज में भाग ले, जैसे धर्म खतरे में है, हमारा समुदाय खतरे में है, बहुसंख्यक लोग हमें मार डालेंगे, हमें इस ऐसी जन्नत मिलेगी, बहुत सारी एक्टिविटीज या यूं कहें कि बहुत सारी अच्छी जिंदगी मिलेगी मरने के बाद। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उकसाने का काम करती हैं और जो कम पढ़े लिखे या अशिक्षित लोग हैं इनकी बातों में सीधा आ जाते हैं। अराजकता, अराजकता का दूसरा नाम है हिंसा। अराजकता का दूसरा नाम क्या है, हिंसा या दहशत। आपने देखा होगा कि बर्बरता करना, सब के किसी भी व्यक्ति को मारने के बाद उसके शरीर को शत विचित कर देना, सर को काटना, अलग अलग अंग करना, बहुत सारी एक्टिविटीज किसमें आती हैं, अराजकता में आती हैं। अराजकता भी एक भय का बड़ा रूप है, इससे भी आम जनता में दहशत होती है। आम जनता कहीं ना कहीं आतंकवाद को सपोर्ट में फिर आने लगती है। आतंकवादी जो चाहते हैं वैसा ही होने लगता है, जैसे किसी का अपहरण कर लेना, फिर उसको बहुत बुरी तरीके से मारना। तो ये कहीं ना कहीं अराजकता का ही क्या है, एक उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में ऐसे उदाहरण हमने बहुत सारे देखे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे, यदि आप भारत की सेनाओं का साथ देंगे, भारत की स्वतंत्रता शांति को बढ़ाएंगे, तो हम आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे। तो अराजकता बढ़ाने में भी कहीं ना कहीं आतंकवादियों का मनोवैज्ञानिक एक दबाव रहता है। जैसे नक्सलवाद की हम बात करें, नक्सलवाद की हम बात करें तो वहां के जो लोकल लोग हैं, वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, इनके लिए ये हेल्पफुल है। इनकी क्या करते हैं, ये हेल्पफुली व्यवहार करते हैं, सहायता करते हैं। इसका मुख्य फायदा क्या होता है कि ये इन लोगों के खिलाफ नहीं जाते, स्थानीय लोग नक्सलवादियों के खिलाफ नहीं जाते हैं, क्योंकि ये इनकी सहायता कर देते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं, कुछ गरीबी में और प्रकार की सहायता कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद को स्थानीय जो जासूसी होती है
स्थानीय जो लोग होते हैं वो सेना के पक्ष में नहीं आते। ऐसा ही जम्मू कश्मीर में हो रहा है कि वहां के जो आतंकवादी आ रहे हैं बाहर से, वे स्थानीय लोगों का माइंड वॉश कर देते हैं और स्थानीय लोगों को इस तरीके से उकसाया जाता है, इस तरीके से भ्रमित किया जाता है कि वास्तव में हितैषी आतंकवादी है, भारतीय सेना नहीं। जबकि अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो इस बात का डिसीजन कर पाते कि सही कौन है और गलत कौन है। भारतीय सेना और भारत उनकी लिए सबसे बड़ा हितैषी है, आतंकवादी कभी किसी का हितैषी हो ही नहीं सकता। संघर्ष, फिर आप जानते हैं सेना और आतंकवादियों के बीच में संघर्ष पाया जाता है, आम जनता आतंकवादियों के बीच में संघर्ष पाया जाता है। जगह जगह बम ब्लास्ट है, ग्रेनेड हमले हैं, मोर्टार दागे जा रहे हैं, फायरिंग है, पत्थरबाजी है। ये सारी चीजें आतंकवादी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 अनुच्छेद हटाया गया। जैसे ही 370 हटा, यहां एक बड़ी घटना बहुत ज्यादा रुक गई, पत्थरबाजी की घटनाएं यहां रुक गई। इसका कारण क्या रहा कि पहले ये विशेष राज्य का दर्जा इसे प्राप्त था, स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त था, और यहां ना चाहते हुए भी भारत सरकार ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर पा रही थी। अब इसे नॉर्मल स्टेट बनाया गया। जैसे ही नॉर्मल स्टेट बनाया गया तो रूल रेगुलेशन भी नॉर्मल ही हो गए। तो जो टेरर फंडिंग होती थी, आतंकवादियों को पैसे के नाम पर सहायता दी जाती थी, विदेशी सहायता आती थी, उस पर रोक लगी, नकली मुद्रा पर रोक लगी, भारतीय सेना प्रबल हो गई, स्थानीय पुलिस बहुत ज्यादा मजबूत हो गई और राज्य का नियंत्रण कहीं ना कहीं लोकल लोगों के हाथ में आने लगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़े, संघर्ष के दिन खत्म हुए, बहुत अच्छी जिंदगी की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। ऐसे में इनकी जो पत्थरबाजी वाले जो ऑप्शन थे, उसमें जो युवा वर्ग आता था वो नौकरी पेशे की तरफ जाने लगा, रोजगार की तरफ जाने लगा, पूरा देश वहां जाने लगा है। तो धीरे धीरे आने वाले 2-4 साल में हम देखेंगे कि बाकी जो 28 राज्यों की तरह, अगर 27 राज्यों की तरह देखें तो बाकी जम्मू कश्मीर भी सामान्य होने लगेगा, आम इंडस्ट्रीज लगेंगी, आम जनता वहां रहने लगेगी। तो जिस प्रकार से बॉर्डर पर राज्य हमारा सुरक्षित है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बिल्कुल सुरक्षित पीसफुल एरिया है, वैसे ही जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा, क्योंकि वहां रोजगार बढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज लगेंगी, आम जनता वहां आने जाने लगेगी, और बहुत समृद्धि वहां आएगी। तो जो स्थानीय लोग इनकी बातों में आते थे वो रोजगार की तरफ जाने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं जो संघर्ष का इतिहास है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ हमने दोनों चीज पढ़ ली, इनके कारण क्या है, तत्व कौन से हैं मनोवैज्ञानिक आतंकवाद के, और उनके साइड इफेक्ट क्या हैं। तो इसमें कर्म के द्वारा ज्यादा दिखाना, प्रोपेगेंडा रचना, ये किसका काम है, आतंकवादियों का काम है। अभित्रास, ये याद रखना है, अभित्रास का मतलब क्या होता है, डराना धमकाना होता है। उकसाना, हाइपरनेस आप जानते ही हैं, अराजकता, हिंसा के माध्यम से डर व्याप्त करना, और संघर्ष मैंने डिटेल से आपको बता ही दी। इसमें हम अगला बिंदु देखें, आतंकवादियों की सामाजिक पृष्ठभूमि। इसका अर्थ ये हुआ कि समाज के कौन से हिस्से से ज्यादातर आतंकवादी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर पर नए आतंकवादी बना लेते हैं। आतंकवादी समूह समाज के कौन से हिस्से के लोगों को बेहद आसानी से अपने समूह में शामिल कर लेते हैं, या समाज के कौन से हिस्सों से ज्यादातर आतंकवादी आ रहे हैं। ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि कौन से धर्म का कोई आतंकवाद, धर्म आतंकवाद से कभी जुड़ता ही नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि इस धर्म से संबंधित व्यक्ति आतंकवादी होता है या नहीं, क्योंकि धर्म का आतंकवाद से कोई लेना देना है ही नहीं। समाज में कोई भी वर्ग आतंकवाद से संबंधित हो, इसके लिए भी कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसा देखने में मिला है जो हम बात कर रहे हैं। मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के युवा, ज्यादातर या तो मध्यम वर्ग के युवा होंगे या ज्यादा उच्च वर्ग के युवा होंगे, जो पैसे के लालच में आकर, बहुत सारे अन्य लालचों में आकर ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं जिसमें ड्रग्स जैसे नशा भी है, बहुत ज्यादा फैसिलिटी भी है, और विलासितापूर्ण जिंदगी के कारण वो ऐसे माहौल में ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं। पंजाब, कश्मीर और बंगाल और मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत की यदि हम बात करें तो इसमें जो नक्सली लोग हैं,
जो हिंसा के माध्यम से स्थानीय रूल रेगुलेशन को बदलना चाहते हैं, सरकार के विरुद्ध जाना चाहते हैं, सेना के विरुद्ध जाना चाहते हैं, क्या कहलाते हैं? नक्सली और आतंकवाद के समर्थक कहलाते हैं। ये लोग कहां कहां मिलेंगे? पंजाब में खालिस्तान के नाम से, कश्मीर में बहुत सारे संगठन 38 की बात की थी, पश्चिमी बंगाल में नक्सलगढ़ है ही, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिसमें नक्सलवादी पाए जाते हैं। ये भी बहुत आसानी से आतंक के समर्थक हैं और आसानी से जुड़ भी जाते हैं। धर्मांधा को मानने वाले ऐसे लोग जो कट्टर धर्मवादी होते हैं, वे बहुत आसानी से इन लोगों के चुंगल में आ जाते हैं और इनको भ्रमित किया जाता है कि आपको अगर ऐसा नहीं किया गया आपने तो आपका धर्म क्या है? खतरे में है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फिर बेहद गरीब तबके के लोग जो अभाव की जिंदगी जी रहे हैं, जो बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, कहीं ना कहीं उनकी सामान्य जिंदगी होना लगभग उनकी नजर में असंभव होता है, तो ये बहुत आसानी से इन लोगों के टारगेट में होते हैं और इन लोगों को बहुत बेहतरीन जिंदगी के सपने दिखाए जाते हैं और फिर इनको इन लाइन में डाल दिया जाता है और इनसे धीरे धीरे फिर आतंकवाद जैसे गतिविधियों में शामिल कर दिया जाता है। क्यों? इनके पास दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं है। जो एक बार इस दलदल में आ जाता है वो वापस नहीं आ सकता। वर्तमान में युवाओं को आतंकी से बचने की, नशे पते से बचने की, हिंसा से बचने के लिए ये सिलेबस आपके लिए अपडेट किया गया है ताकि युवा वर्ग शिक्षित हो और सही और गलत का फैसला कर सके। बहुत सारे युवा वर्ग को तो ये पता ही नहीं लगता कि धीरे धीरे वो कब इस जाल में फंस जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान होना बेहद जरूरी है।